तो मॉक्सली को देखकर लगता है कि उन्हें हारना पसंद नहीं और बॉबी लैशली का एईडब्ल्यू के अंदर फर्स्ट मैच ऑफिशियली सेट हो चुका है। जो सब चीजें इस वीक के डायनामाइट शो पर हुई है और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या क्या हुआ और हमें शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एईडब्ल्यू से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही एईडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता ही रहता है। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू। इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत यहाँ पर टोनी शिवानी ने की, जिन्होंने यहाँ पर हर्ट सिंडिकेट को बुला लिया और रिंग के अंदर आकर बातें करते हुए यहाँ पर हर्ट सिंडिकेट और एमवीपी ने सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पर बात करते हुए एमवीपी ने कहा कि हर्ट सिंडिकेट एईडब्ल्यू को रन करने के लिए आया है और इस चीज के अंदर अगर एमवीपी ने किसी को काट दिया है तो इसका मतलब ये है कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है और वो काफी अच्छी होने वाली है। लेकिन अगर कोई एमवीपी का कार्ड यहाँ पर डिक्लाइन कर देता है तो फिर उनकी जिंदगी काफी बुरी तरीके से तबाह हो सकती है। जो कहकर यहाँ पर एमवीपी ने सबको दिखाया कि उन्होंने स्वर के साथ क्या किया था। और आगे एमवीपी बात करते इससे पहले ही यहाँ पर स्वर स्ट्रिकलैंड आ गए, जिनके हाथ में एक चेन थी और वो बॉबी लैशली पर अटैक करना चाहते थे, पर रेफरीज ने स्वर को रोक लिया और यहीं पर माइक पर बात करते हुए स्वर ने बॉबी लैशली को फुल गियर पे-पर-व्यू पर मैच के लिए चैलेंज कर दिया और एमवीपी ने लैशली के बिहाफ पर ही चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि मैं फाइनली बॉबी लैशली का एईडब्ल्यू के अंदर डेब्यू मैच इस साल के फुल गियर पे-पर-व्यू पर देखने को मिलेगा। तो देखने में मजा आएगा कि एईडब्ल्यू के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन इसके बाद में शो पर मॉक्सली और ऑरेंज कैसिडी के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद ऑरेंज कैसिडी बीसीसी के खिलाफ के अपने टैग टीम मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए, लेकिन वो रैंप पर ही खड़े रहे और उन्होंने यहाँ पर क्लूडियो और पाक को अपने तरफ बुला लिया, जो कि एक सेटअप था, क्योंकि इसी बीच डार्बी एलन ने यहाँ पर ट्रस के ऊपर से बीसीसी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पर इस मैच की शुरुआत में यहाँ पर रिंग के बाहर ही काफी बड़ा ब्रॉल तो हुआ, लेकिन जैसे ही सब लोग रिंग के अंदर गए वैसे ही मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, जहाँ पर बीसीसी हर बार की तरह ही ऑरेंज कैसिडी को हर्ट करने के लिए आया था। पर कैसिडी और डार्बी एलन दोनों इस मैच के अंदर बने हुए थे और हमें सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर इन दोनों के काफी शानदार टैग टीम कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिला, जो देखकर एक टाइम के लिए वीर युता इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आ गए, लेकिन कैसिडी ने उन पर ही ऑरेंज पंच लगाकर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया और वो पाक पर अपना फिनिश लगाने के लिए जा ही रहे थे। कितने में मरीना शेफर्ड इस मैच के अंदर आ गई और उन्होंने रेफरी पर ही अटैक कर दिया और एज ए रिजल्ट ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर खत्म हुआ। पर इतने में यहाँ पर मॉक्सली आ गए, जिन्होंने ऑरेंज कैसिडी को चोकआउट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पीछे से डार्बी एलन ने स्केटबोर्ड से मॉक्सली और बीसीसी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर डार्बी सभी को टेक डाउन कर रहे थे, लेकिन नंबर्स गेम के सामने डार्बी भी कुछ नहीं कर पाए और यहाँ पर क्लूडियो ने डार्बी पर अटैक करते हुए उन्हें काफी जोरदार तरीके से एक बार स्टील पोस्ट पर भी फेंक मारा, जो सच में काफी दर्दनाक चीज थी। और यहाँ पर बीसीसी मॉक्सली पर अटैक कर रहा था, लेकिन इतने में ही उन्हें बचाने के लिए क्लैमरेशन आ गई, जिन्हें देखकर बीसीसी यहाँ से भाग गया। पर यहाँ पर कैसिडी और डार्बी एलन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद हमने शो पर देखा कि रेने पैकेट बैकस्टेज में रिकोचेट का इंटरव्यू ले रही थी और वो उनसे पूछ रही थी कि इस वीक डायनामाइट शो पर उनका टैग टीम पार्टनर कौन होने वाला है। और यहाँ पर बात करते हुए रिकोचेट ने कहा कि वो ये बात मेन इवेंट के लिए सरप्राइज रखने वाले हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर हर्ट सिंडिकेट आ गया, जिन्हें देखकर रिकोचेट थोड़े फार वरीड दिखाई दे रहे थे। पर हर्ट सिंडिकेट ने कहा कि वो यहाँ पर सिर्फ रिकोचेट से मिलने के लिए आए हैं और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन देखने में यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो यहाँ पर एक तरीके से रिकोचेट को अनजाने में धमका रहे थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर जेरिको की लर्निंग ट्री और क्लॉमरेशन इनके बीच में एक 6 मैन नो ऑनर मैच देखने को मिला और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हमें इस मैच के अंदर हर एक स्टार की तरफ से काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर हर एक स्टार वेपन्स लेकर एक दूसरे पर अटैक कर रहा था। और इसी बीच यहाँ पर कई सारे सुपरस्टार्स काफी सारे टेबल्स के थ्रू भी गए और बिग बिल ने तो एक बार के लिए मार्क ब्रिस्को को लैडर के थ्रू ही फेंक दिया, जहाँ पर बिग बिल मार्क ब्रिस्को के पीछे पड़े हुए थे और यहाँ पर टोमोहिरो इशी जेरिको के पीछे। पर एक टाइम के लिए यहाँ पर सभी ने मिलकर बिग बिल को इस मैच से टेक डाउन किया और यहाँ पर कायल उन पर अटैक करते करते उन्हें यहाँ से बैकस्टेज ले गए और यहाँ पर सभी मिलकर जेरिको पर अटैक कर रहे थे। पर ब्रायन किड को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस मैच के अंदर रसल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर जेरिको को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिसी बीच हमें इस मैच के अंदर अच्छे खासे मूव्स भी देखने को मिले और हमने इतने में देखा कि बैकस्टेज में बिग बिल और कायल ओराइली टेबल्स के थ्रू गए, लेकिन रिंग के अंदर जेरिको कमबैक कर रहे थे, लेकिन मार्क ब्रिस्को ने उन्हें रोककर उनके ऊपर लैडर के ऊपर से टेबल के थ्रू एक काफी खतरनाक एल्बो ड्रॉप लगा दिया और इसके बाद मार्क ब्रिस्को ने ब्रायन किड को भी टेक डाउन किया। पर रिंग के अंदर सरप्राइजिंगली यहाँ पर टोमोहिरो इशी ने जेरिको पर अपना फिनिशर ब्रेन बस्टर लगा दिया और उन्हें पिन कर अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जो एक काफी सरप्राइजिंग चीज है।
क्योंकि यहाँ पर मार्क ब्रिस्को जेरिको के पीछे उनके ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाना चाहते थे, पर अब सरप्राइजिंगली टोमोहिरो इशिई ने उन्हें पिन कर दिया है। तो लग रहा है कि अब शायद इशिई ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे जा सकते हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बातें करते हुए कहा कि यहाँ पर मॉक्सली सबको बताना चाहते हैं कि व्हीलर यूथा वो व्हीलर यूथा नहीं है जो कि ऑरेंज कैसिडी का दोस्त था, उनके घर में काउच पर सोया करता था और ब्रायन डेनियल्सन और कैसिडी की मदद करता था। ये यूथा चेंज हो चुका है, ये अब किसी का दोस्त नहीं बल्कि मॉक्सली का एक लॉयल सोल्जर है और मॉक्सली ऐसी सोल्जर बनाने वाले हैं। और जो कोई मॉक्सली के रास्ते के अंदर आएगा उनके साथ क्या होगा ये तो फाइनली सबको पता चल ही चुका है। जो बातें यहाँ पर मॉक्सली ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर मैलिका ब्लैक एक 1-on-1 मैच के अंदर एडम कोल को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर काफी दिनों बाद मैलिका ब्लैक और एडम कोल इनके बीच का ये मैच भी एक काफी शानदार मैच रहा है। और पता नहीं क्यों लेकिन देखने में लग रहा था कि मैलिका ब्लैक इस मैच के अंदर फोर्सफुली रेसल कर रहे हैं। जिसी बीच हमें यहाँ पर दोनों ही स्टार्स की तरफ से अच्छे खासे मूव्स और काफी जबरदस्त बैक एंड फोर्थ एक्शन भी देखने को मिला। और एडम कोल तो मैलिका ब्लैक के हर एक मुंह पर किकआउट कर दे रहे थे। लेकिन इसी बीच मैलिका ब्लैक ने उन पर अपना फिनिशर ब्लैक मास भी लगा दिया, जिस पर भी हमें एडम कोल की तरफ से किकआउट देखने को मिला। पर जब यहाँ पर एडम कोल अपने फिनिशर के लिए जा रहे थे तो मैलिका ब्लैक को देखकर ऐसा लगा कि मैलिका ब्लैक ने यहाँ पर टोटली गिव अप कर दिया है और उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं की। और एडम कोल का फिनिशर बूम खाकर वो यहाँ पर ये मैच हार गए हैं, जो चीज यहाँ पर बैकस्टेज से कायल वाली भी देख रहे थे। लेकिन ये मैच हारने के बाद यहाँ पर एडम कोल मैलिका ब्लैक को एक हैंडशेक ऑफर कर रहे थे, पर मैलिका ब्लैक उनके गले लगे और सरप्राइजिंगली वो रिंग छोड़कर जा रहे थे। और वो यहाँ से जाते वक्त एडम कोल ने मैलिका ब्लैक को भी प्रेज किया, जो सुनकर वो काफी इमोशनल दिखाई दे रहे थे। और सच में मैलिका ब्लैक की ये साइड देखकर मुझे पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। पर माइक पर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल ने अपना दूसरा मैच जीत लिया है और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी काफी जल्दी अपने दोनों ही मैचेस जीत लेंगे। और यहाँ पर सबको पता है कि जो कोई 3 मैचेस जीतेगा उन्हें MJF के खिलाफ एक मैच मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने इस चीज के बारे में बात नहीं की कि अगर एडम कोल और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग दोनों ही अपने तीनों मैचेस जीत लेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर एडम कोल सबको बताना चाहते हैं कि उन्होंने टोनी खान से बात कर ली है और अगर ऐसा होता है कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और एडम कोल दोनों ही अपने तीनों मैचेस जीत जाते हैं तो हमें फुल गियर पे-पर-व्यू पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा, जहाँ पर एडम कोल, MJF और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ये तीनों एक दूसरे को फेस करेंगे और इसके अंदर काफी मजा आएगा। जो बात यहाँ पर एडम कोल ने कही और इस सुनने के बाद नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हमने देखा कि MJF बैकस्टेज में काफी गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने यहाँ पर एक फोन कॉल किया और कहा कि MJF के लिए उन्हें कुछ चीजें करनी है। और हम समझ पा रहे थे कि शायद यहाँ पर MJF किसी को बाउंटी दे रहे थे। लेकिन इसके बाद हमने शो पर देखा कि यहाँ पर रेने पैकेट बैकस्टेज में जे वाइट का इंटरव्यू ले रही थी और जे वाइट हैंगमैन पेज के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर हैंगमैन ने आकर जे वाइट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये दोनों फाइट करते करते अरीना के अंदर आ गए। और यहाँ पर हैंगमैन जे वाइट का पैर बैरिकेड के अंदर फंसाकर उस पर स्टील चेयर से अटैक करने के लिए गए, लेकिन जूस रॉबिन्सन ने लास्ट मोमेंट पर यहाँ पर आकर हैंगमैन पेज के हाथों से स्टील चेयर छीन ली, जिससे कि यहाँ पर जे वाइट कमबैक कर पाए और वो हैंगमैन पर अटैक करते करते उन्हें रिंग के अंदर ले गए। लेकिन हैंगमैन किस तरीके से यहाँ से बचकर भाग गए। और यहाँ पर बात करते हुए जे वाइट ने कहा कि हैंगमैन कह रहे हैं कि हैंगमैन जे वाइट पर कैसे अटैक करेंगे उन्हें नहीं पता, पर जे वाइट हैंगमैन को बताने वाले हैं कि हैंगमैन उनके पैरों के लिए आने वाले हैं और अगर हैंगमैन बच सके तो बच ले। और हैंगमैन ये भी कह रहे हैं कि जे वाइट को हराकर हैंगमैन पेज उन्हें पीछे छोड़ने वाले हैं, पर जे वाइट सबको बताना चाहते हैं कि हैंगमैन कभी जे वाइट से आगे थे ही नहीं। और ये फाइनली तब प्रूव हो जाएगा जब जे वाइट फुल गियर पे-पर-व्यू पर हैंगमैन पेज को पहली बार टैप आउट करवाएंगे। जो बातें यहाँ पर जे वाइट ने कही, जिससे अब देखने के लिए मजा आएगा कि फुल गियर पे-पर-व्यू पर क्या होता है, कि हैंगमैन पहली बार के लिए टैप आउट करते हैं या फिर हैंगमैन यहाँ पर विनर के तौर पर बाहर निकलते हैं। पर इसके बाद हमने शो पर देखा कि यहाँ पर रेने पैकेट बैकस्टेज में क्रिस स्टैटलैंडर का इंटरव्यू ले रही थी, क्योंकि फाइनली उन्हें TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए फुल गियर पे-पर-व्यू पर एक मैच मिलने वाला है। और यहीं पर बात करते हुए क्रिस स्टैटलैंडर ने कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो फुल गियर पे-पर-व्यू पर एज ए चैंपियन वॉकआउट करने वाली है। और एक कहकर वो यहाँ से बैकस्टेज जा रही थी और उतने में हमें आवाज आई और जब कैमराज वहां पर पहुंचे तब हमने देखा कि बैरिकेड बिखरे पड़े हुए थे और क्रिस स्टैटलैंडर यहाँ पर नीचे गिरी हुई थी। और हम यहाँ पर समझ पाए कि यहाँ पर कमेल और मर्सिडीज मोने ये दोनों मिलकर क्रिस स्टैटलैंडर को गाड़ी से उड़ाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन क्रिस स्टैटलैंडर किस तरीके से बच पाए जो देखकर मर्सिडीज मोने कमेल पर काफी गुस्सा हो रहे थे। लेकिन इतने में जब कमेल और मर्सिडीज मोने गाड़ी के बाहर उतरे तो यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ने इन दोनों पर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर उन्होंने कमेल का हाथ यहाँ पर दरवाजे के अंदर फंसाकर उस हाथ पर दरवाजा फेंक मारा और मर्सिडीज मोने को गाड़ी के बोनट पर एक कॉलर बोन स्लैम लगा दिया, जितने में काफी सारे सिक्योरिटी यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर को रोकने के लिए आ गए। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है।
लेकिन इसके बाद हमें शो पर क्रिश्चियन केज आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज यहाँ पर काफी सारी चीजों को एड्रेस करना चाहते हैं और हुक के बारे में बात करने से पहले वो यहाँ पर किप सेबियन के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि उनके पेट्रियार्की के नए मेंबर है। और अगर किसी को लग रहा है कि ये कैसे हुआ तो यहाँ पर क्रिश्चियन केज सबको बताना चाहते हैं कि क्रिश्चियन केज को लग रहा था कि यहाँ पर किप सेबियन उनके पीछे आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो उनकी मदद कर रहे थे। जो कहकर यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने थोड़ा फार फुटेज दिखाया और यहाँ पर हम समझ पाए कि क्रिश्चियन केज को लग रहा है कि किप सेबियन ने उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कैश इन नहीं करने दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि बीसीसी उन पर अटैक करता और क्रिश्चियन केज की टाइटल अपॉर्चुनिटी वेस्ट होती जो किप सेबियन ने होने से बचाया है, जो कि आज तक उनके लिए उनके किसी भी बेटे ने उनके लिए जो चीजें की है उन सब में से काफी ज्यादा है। ये कहकर क्रिश्चियन केज यहाँ पर किप सेबियन के गले लग गए, जो देखकर यहाँ पर निक वेन सरप्राइज हो रहे थे, क्योंकि निक वेन ने भी क्रिश्चियन केज के लिए काफी सारी चीजें की है। पर इतने में यहाँ पर हुक आ गए और वो कह रहे थे कि क्रिश्चियन केज को जो कहना है वो जल्दी कह ले, क्योंकि वो यहाँ पर बातें सुनने के मूड के अंदर नहीं है। और यहीं पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने हुक से कहा कि क्रिश्चियन केज हुक को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि क्रिश्चियन केज को हुक जैसा बेटा चाहिए था जो कि काफी स्ट्रांग हो और अपने एल्डर्स के लिए कुछ भी चीज कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली टैज उनके फादर है जो अपने खुद के करियर के अंदर काफी अच्छी चीजें नहीं कर पाए। पर उन्हें इस बात का डर भी था कि कहीं हुक उन्हें छोड़कर क्रिश्चियन केज के साथ ना आ जाए, इसीलिए ही टैज हुक को क्रिश्चियन केज से दूर रखते थे। पर जब क्रिश्चियन केज ने टैज पर बैकस्टेज में अटैक किया तो उन्हें पता था कि ये क्रिश्चियन केज है जिन्होंने कि टैज पर अटैक किया है, क्योंकि टैज ने उन्हें देखा था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हुक को नहीं बताया कि वो क्रिश्चियन केज थे। उन्होंने हुक को ढूंढने के लिए मजबूर किया और कोई फादर अपने बेटे को मजबूर नहीं करता, उन्हें रास्ता दिखाता है जो क्रिश्चियन केज करते अगर हुक उनके साथ आ जाते। पर अगर हुक अब भी क्रिश्चियन केज के साथ नहीं आने वाले तो क्रिश्चियन केज हुक को ये बताना चाहते हैं कि वो ग्लैडली टैज को भी मार डालेंगे, जिससे कि आखिरकार उन्हें फादर फिगर के तौर पर क्रिश्चियन केज की तरफ देखना पड़ेगा, जो बातें क्रिश्चियन केज ने कही। और ये हुक के लिए काफी बॉइलिंग पॉइंट था, क्योंकि ये सुनकर हुक गुस्से में रिंग की तरफ बढ़ने लगे, जहां पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स पर भी अटैक कर उन्हें साइड में लगा दिया और वो रिंग के अंदर जाकर क्रिश्चियन केज पर अटैक करने लगे। पर फिर एक बार सिक्योरिटीज ने यहाँ पर हुक को रोक लिया, लेकिन आखिरकार हुक ने सिक्योरिटी गार्ड्स को ही टेक डाउन कर लिया। और हुक का ये वर्जन देखकर क्रिश्चियन केज भी काफी खुश हो रहे थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है, क्योंकि स्टोरी तो काफी अच्छी चल रही है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर लांस आर्चर और ब्रायन केज के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में डॉन कैलस का इंटरव्यू ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर डॉन कैलस कुछ कहते इससे पहले ही यहाँ पर एक आदमी आ गया, जिसने कि डॉन कैलस को एक एनवलप दिया जिसके अंदर पैसे थे और एमजेफ की डायनामाइट डायमंड रिंग भी दी। और यहाँ पर उसने डॉन कैलस को एक वॉइस कॉल सुनाया, जहाँ पर एमजेफ बात करते हुए कह रहे थे कि उनके पास डॉन कैलस के लिए एक असाइनमेंट है, जिसके लिए एमजेफ ने उन्हें पैसे भिजवाए हैं और अगर उन्हें कोई हथियार चाहिए तो इसके लिए एमजेफ ने उनके पास अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग भी भेजी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर डॉन कैलस अपना टास्क खत्म नहीं कर पाएंगे तो एमजेफ उनके पीछे आएंगे, क्योंकि उनका टास्क है कि उन्हें एडम कोल को रोकना है, जो बातें एमजेफ ने कही। और ये सुनकर डॉन कैलस पैसे देखकर खुश हो चुके थे और वो यहाँ से चले गए, यानी कि उन्होंने ये टास्क एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखने के लिए मजा आने वाला है कि बाकी डॉन कैलस फैमिली और एडम कोल के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें शो पर फाइनली पेनेलोपी फोर्ड और जेमी हेटर के बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर ये मैच शुरू होने से पहले ही जेमी हेटर के एंट्रेंस चलने के दौरान ही पेनेलोपी फोर्ड ने जेमी हेटर पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही मैच शुरू हुआ। और एज अ रिजल्ट मैच की शुरुआत से मोमेंटम पेनेलोपी फोर्ड के पास था और वो यहाँ पर जेमी हेटर पर अच्छे खासे मूव्स लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही जेमी अपना कमबैक करती, वो यहाँ पर बचने के लिए जाती, जिस टैक्टिक्स के सहारे वो इस मैच के अंदर काफी देर तक बन पाए और हमें पेनेलोपी फोर्ड की तरफ से भी अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले। पर आखिरकार जेमी हेटर ने फिर एक बार यहाँ पर पेनेलोपी फोर्ड पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर काफी आसानी से ये मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है, क्या स्टोरी यही तक थी या फिर आगे भी कंटिन्यू होगी। लेकिन इसके बाद हमें शो पर मीना शेरिकावा के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें पता चला कि वो नेक्स्ट वीक रिटर्न करने वाली है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहां पर रिकोचेट अपने टैग टीम मैच के लिए आ गए थे और फ्लेचर और तकेत्सा तो रिंग के अंदर ही थे। लेकिन माइक पर बात करते हुए रिकोचेट ने कहा कि यहाँ पर डॉन कैलस फैमिली ने सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उन्होंने रिकोचेट को उनका टैग टीम पार्टनर चूज करने की इजाजत दे दी है और उनके लिए टैग टीम पार्टनर मिल चुका है, जो डॉन कैलस फैमिली पर काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि जब वो डॉन कैलस फैमिली के अंदर था तब किसी ने उसके बारे में केयर नहीं किया और अब फाइनली उसका डॉन कैलस फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और अब वो अपना बदला लेने के लिए आ रहा है, जो बात रिकोचेट ने कही। और हमें पता चला कि वो यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स के बारे में बात कर रहे थे और ऐसे ही हमें यहाँ पर हॉब्स का रिटर्न देखने को मिला। और जैसे वो रिंग के अंदर गए, ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, जहां पर पावर हाउस हॉब्स मैच के शुरुआत से ही दोनों कायल फ्लेचर और तकेत्सा पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और हमें किन्हीं पॉइंट्स पर यहाँ पर रिकोचेट और पावर हाउस हॉब्स के बीच में भी अच्छे खासे कॉम्बिनेशन मूव्स देखने को मिले, जो देखकर मुझे रिकोचेट के WWE के अंदर के स्ट्रोमन के साथ के दिन याद आ गए।
पर ये मैच भी एक अच्छा खासा मैच चला जहां पर फ्लेचर और तकेत्सा इन दोनों ने मिलकर अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी और रिकोचेट ने भी ऐसे ऐसे मूव्स लगाए जो देखकर यहाँ पर फ्लेचर और तकेत्सा दोनों भी काफी सरप्राइज हो रहे थे। और हॉब्स का तो इस मैच के अंदर डिस्ट्रक्शन चल ही रहा था, लेकिन ऐसे में ही हमने देखा कि इस मैच के फाइनल पॉइंट्स पर रिकोचेट ने तकेत्सा पर शूटिंग स्टार प्रेस लगा दिया और आखिरकार तकेत्सा पर अपना फिनिशर, जिसे उन्होंने फाइनली नाम दे दिया है, जो कि स्पिरिट गन, वो लगाकर तकेत्सा को पिन कर रिकोचेट ने अपने लिए ये मैच जीत लिया है। पर उनके ये मैच जीतते ही हमने देखा कि फ्लेचर ने हॉब्स पर स्टील चेयर से अटैक कर दिया और रिंग के अंदर आकर रिकोचेट पर भी स्टील चेयर से अटैक कर दिया और वो रिकोचेट पर टाइगर ड्राइवर 91 लगाने के लिए जा रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर मार्क डेविस आ गए जो कि फ्लेचर को रोकना चाहते थे और यहाँ पर उन्होंने फ्लेचर को धक्का भी दे दिया। पर इतने में यहाँ पर लांस आर्चर और ब्रायन केज ने आकर मार्क डेविस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर एडम कोल आ रहे थे। पर तकेत्सा एडम कोल पर अटैक करते उन्हें बैकस्टेज ले गए क्योंकि डॉन कैलिस को असाइनमेंट मिला है, इसलिए नेक्स्ट वीक तकेत्सा और एडम कोल के बीच में मैच होगा। पर यहाँ पर फ्लेचर ब्रायन केज के साथ मिलकर मार्क डेविस पर अटैक करने ही वाले थे। कितने में यहाँ पर ऑस्प्रे का म्यूजिक बजा और फाइनली यहाँ पर ऑस्प्रे आ गए जिन्होंने फ्लेचर पर काफी तगड़ा अटैक कर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया और रिंग के अंदर हॉब्स, रिकोचेट और मार्क डेविस ने मिलकर ब्रायन केज और लांस आर्चर पर भी अटैक कर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया, जहां पर ऑस्प्रे हिडन ब्लेड के लिए जा रहे थे। लेकिन लास्ट मोमेंट पर फ्लेचर बचकर यहां से भाग गए और इन दोनों टीम्स के बीच में एक फेस टू फेस स्टैंड ऑफ के साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जो शो सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?